नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। आज मध्यकालीन भारत में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के समय के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बाबर और हुमायूं के बारे में बताया और कैसे बताया कि आपको पता चला कि मुग़ल भारत की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन शेरशाह सूरी मुग़ल काल के लिए एक संक्रमण काल था। कुछ समय के लिए उसने मुग़लों की सत्ता के विकास को रोक दिया। कैसे शेरशाह सूरी अकबर के लिए एक एग्ज़ाम्पल बन के सेट होता है, उसका पूर्वगामी बनता है, और कैसे अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को वो दोबारा एक बार उत्तर भारत में लागू करता है और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य का नेतृत्व करता है। ये सभी चीज़ें हमको देखना है। लेकिन इससे पहले हम शेरशाह सूरी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं जो आज हमारी वीडियो में रहेंगे। बचपन का नाम इनका फ़रीद था, आपको तो पता ही है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो। टाइमलाइन इनकी बहुत ही सिंपल है, 1540 से 45। तीन चीज़ें देखना है हमको। एक तो इनका इंट्रोडक्शन शेरशाह सूरी का, कैसे इसने स्ट्रगल किया, देन बैटल विद द मुगल्स, मुग़लों से जो उसके युद्ध हुए, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट एज अ रूलर एंड रिफॉर्मर, एक रूलर के तौर पर और रिफॉर्मर के तौर पर इसने क्या क्या किया, ये हमें देखना है। तो शेरशाह सूरी का इंट्रोडक्शन अगर देखें तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हर एक किसी शासक का होता है। बस अंतर ये है कि बाबर की तरह इसका भी जीवन थोड़ा सा कठिनाइयों से भरा हुआ था और बाद में इसको सफलता मिली उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव में। इसमें और बाबर में अंतर बस इतना है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिला, बाबर को उतना टाइम नहीं मिला अपनी सफलता देखने का। जन्म इनका 1472 में हुआ, बैजवाड़ा होशियारपुर। कानूनगो महोदय जी कहते हैं कि इनका जन्म 1486 में हुआ। आपको 1472 पकड़ के चलना है। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर के जागीरदार थे, अफ़गान थे, और इनकी माता भी अफ़गान थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, अर्ली एज जो इनकी थी, प्रारंभिक जीवन काफ़ी कष्टपूर्वक था। वो कैसे था हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द अफ़गान्स, इंडिया में, भारत में अफ़गानों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि देखिए, जब आप शेरशाह के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ शेरशाह नहीं है, वो दूसरे अफ़गान साम्राज्य का चेहरा है। तो हमको पहले भारत में अफ़गानों की राजनीतिक स्थिति को देखना पड़ेगा। तो आरंभ से ही भारतीय मुसलमानों के बीच एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में थे अफ़गान, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। महमूद गजनवी की सेना में भी और तुर्क सेनाओं में भी बढ़ चढ़ के इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग बलबन इन्हें दोआब और मेवों के इलाकों में बसाया गया, क्योंकि वहाँ के जो उत्पाती तत्व थे वो किसानों को, रैयतों को, व्यापारियों को काफ़ी परेशान करते थे। तो अफ़गानों को उनके जवाब के तौर पर वहाँ रखा गया, एक लड़ाकू जनजाति के रूप में। खिलजी वर नॉट अफ़गान्स, खिलजी अफ़गान नहीं थे, लेकिन खिलजियों का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था अफ़गानिस्तान के साथ, जलालुद्दीन खिलजी के ही समय से, क्योंकि वो वहाँ का सूबेदार रह चुका था। और खिलजियों ने काफ़ी कबायली संस्कृति जो थी वो अफ़गानों से अपनाई थी। इनकी सेना में अफ़गान तत्वों की काफ़ी वृद्धि हुई। ड्यूरिंग बहलूल लोदी, जब बहलूल लोदी भारत में था, तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के वीडियो में बताया है, बड़ी संख्या में अफ़गान भारत आए, बिकॉज बहलूल लोदी इन्वाइटेड दैम, उनको बहलूल लोदी ने इन्वाइट किया था। क्यों किया था आपको पता है, वो एक बहुत बड़ी संख्या में अफ़गान सेना यहाँ चाहता था, अफ़गान जनसंख्या चाहता था, और इसका परिणाम निकला, इसका रिज़ल्ट आया कि बिहार, बंगाल और दिल्ली के आसपास आके टिड्डियों की दल की तरह अफ़गान बस गए बाहर से आकर। अफ़गानों की एक विशेषता भी थी, क्यों वो भारत की जलवायु में समाहित हो गए, क्यों दे हैव मर्ज्ड देमसेल्फ। एक तो अगर आप इनको मंगोलों, तुर्कों और बाकी खिलजियों से कंपेयर करें तो इनकी एक खासियत थी कि ये कंपेयर टू देम किसान या सैनिक बनने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अपने आप को किसी एक चीज़ में सैचुरेटेड करके नहीं रखते थे, मल्टी डायमेंशन थे। मतलब कहने का ये कि ज़रूरत पड़ने पर ये खेती किसानी करने लगते थे और ज़रूरत पड़ने पर लड़ाकू सैनिक के रूप में आ जाते थे। और कबीलाई एकता इसलिए इनमें ज़बरदस्त थी। जो कबीलाई संस्कृति होती है वो स्वयं खाना पकाती है, बनाती भी है, खेती भी करती है और उसकी रक्षा भी करती है। कुछ इसी तरह की जनजातियाँ अफ़गान कहलाईं।
तो वीर भी थे और लालन पोषण करने वाले, अपना पेट भरने वाले भी खुद ही थे। बाबर के समय जब बाबर का आक्रमण भारत में हुआ, बाबर इन्वेडेड इंडिया, उस समय पॉलिटिकल कंडीशन भारत की बदली, क्योंकि अब लोदी तो रहे नहीं, इब्राहिम लोदी को तो बाबर ने हरा दिया था। तो बाबर को पता था कि भारत में दो ताकतें ऐसी हैं जिनसे उसको निपटना होगा। एक राजपूत भारत की सबसे दुर्दांत ताकत थी जिन्होंने बाबर को ज़बरदस्त टक्कर दी, और दूसरे थे अफ़गान, जिनको पूरी तरीके से बाबर कभी नहीं दबा पाया। अब गंगा की वादी और बिहार के आसपास इनकी पूरी बसावट थी अफ़गानों की, वहाँ ये जमे हुए थे। और अफ़गान सरदार मजबूती से जब यहाँ जमे हुए थे तो बाबर ने इनको मिलाने के लिए काफ़ी लालच दिया, काफ़ी कोशिश की इनको मिलाने के लिए, और अपने साम्राज्य का लगभग 1/4 भाग इन्हें दे दिया। फिर भी अफ़गान सरदार बाद में जाकर, मतलब जागीरें मिलने के बावजूद भी बाबर के वफ़ादार नहीं हुए। वो समय समय पर अपना पक्ष बदलते थे और जौनपुर, बिहार और बंगाल के आसपास ये अफ़गान बस चुके थे। और इसी पूरी पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में हमको शेर शाह का उत्थान देखना है। शेर शाह कैसे शासक बना, ये तो पता ही है आपको शुरू से, अगर आपने पढ़ा होगा मुग़ल साम्राज्य को, तो शेर शाह बीच में जब उसका चैप्टर आता होगा तो पढ़ा होगा कि शेर और लोमड़ी के दोनों के गुण थे, मतलब चालाक भी था और दिलेर भी था। शुरुआती अगर देखें तो हिसाब किताब इसका ऐसा था कि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, उसी का ये दायां हाथ कहलाता था। क्यों दी थी भाई? क्योंकि इसने एक शेर को मार दिया था। और बाद में बहार खां लोहानी ने इसको अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। अब इब्राहिम लोदी की हार के बाद जो वैक्यूम आ गया था अफ़गान सरदारों में, उसको शेर शाह फुलफ़िल कर रहा था। इनमें शेर शाह, अब जैसे महमूद लोदी हो गया, शेर शाह हो गया, इन सब में शेर शाह जो था वो एक महत्वपूर्ण सरदारों के रूप में उभरा और बाद में धीरे धीरे बिहार का वास्तविक शासक बन गया। ख़ास तौर पर ये जो बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी था, इसी की विधवा से शेर शाह ने विवाह किया और काफ़ी धन एकत्र किया। दो बातें मैं और बताता चलूँ आपको। जो लोमड़ी वाली बात मैं बता रहा था, जो दिमाग इसका, चंदेरी के युद्ध में याद रखिएगा, ये राजपूतों के विरुद्ध मुग़लों की ओर से लड़ा था और यहाँ पर इसने कहा था कि अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं बहुत ही जल्द आसानी से मुग़लों को भारत से निकाल दूंगा। और दिया भी वक्त ने साथ। आपको जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था हुमायूं का चौसा बिलग्राम के युद्ध में इसने कैसे मुग़लों को हराया। साथ में एक बात और बताता चलूँ, 1529 में जब घाघरा का युद्ध हुआ था अफ़गानों और मुग़लों का, जब बाबर ने महमूद लोदी को हराया था, तो उस समय ये अफ़गानों की तरफ से शामिल हुआ था, लेकिन पूरे मन से शामिल नहीं था। यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये चाहता ही नहीं था कि इस पूरे नॉर्थ इंडिया में अब दोबारा कभी महमूद लोदी के कमांड में अफ़गान इकट्ठे हों। ये चाहता था दरअसल कि अफ़गान अब हार जाएं, ख़ासतौर पे महमूद लोदी तो हार ही जाए। तो जो वैक्यूम आएगा बिहार बंगाल में, उसको मैं फुलफ़िल करूँगा, मैं वहाँ पर जीतूँगा। और बाबर के मरने के बाद इसने वही किया, इसने हुमायूं को हराया। खैर, अब शेर शाह के बारे में देखें तो दो तरह से हमको उसको समझना होगा। ये तो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको। पहला, एक तो इसकी इनिशियल विक्ट्रीज़, शुरुआती इसकी जो जीतें थी, और दूसरा एज अ किंग ऑफ दिल्ली। एज अ किंग ऑफ दिल्ली बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। एक तो इसके ऑपरेशंस हैं, अभियान, इसके रिफॉर्म्स हैं जो इसने सुधार किए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया इसने, मिलिट्री रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, जुडिशरी और सड़क निर्माण। आपने शेर शाह की सड़कों के बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन इसके पहले हम इनिशियल विक्ट्रीज़ देखते हैं। अब देखिए, बाबर की मृत्यु के पहले ही शेर शाह स्वयं को मजबूत करने में लगा हुआ था, ये बात याद रखिएगा। इवन कई लोगों को शायद नहीं पता है, जब एक बार बाबर से शेर शाह मिला था तो बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में वार्न किया था कि इस आदमी पे नज़र रखना। ये हुमायूं की अदूरदर्शिता थी कि वो शेर शाह पर कड़ी नज़र नहीं रख पाया। और जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, अनेक धनी विधवाओं से भी इसने विवाह करके अपने आप को पावरफुल किया। जैसे कि चुनार के किले पर कब्ज़ा कैसे किया इसने। चुनार का किला जो था, उसका जब सूबेदार मर गया, उसकी जब डेथ हो गई,
तो उसकी जो विधवा लाड मलिका थी उसके पास अकूट धन संपत्ति थी, तो शेरशाह ने उससे विवाह कर लिया। इस समय शेरशाह की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। इसके बाद मोहम्मद शाह, वही बहार खां लोहानी जो मैंने ऊपर बताया, उसकी भी जब डेथ हो गई तो शेरशाह ने उसकी भी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया, जो उससे उम्र में लगभग दुगनी थी। तो मतलब यहाँ पर शेरशाह एन केन प्रकारेण अपने आप को पावरफुल कर रहा था। 2 पॉइंट्स यहाँ निकल कर इससे आते हैं। पहला, शेरशाह का उदय कोई त्वरित घटना नहीं थी बल्कि प्रक्रिया थी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शेरशाह धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। अचानक से उसको विरासत में कुछ नहीं मिल गया था। देन अगर शेरशाह ये सब कर सकता था तो वो कैसे कर रहा था? सैन्य कौशल के बल पर और अपनी बुद्धि के बल पर, जो कि मैंने बताया शेर और लोमड़ी दोनों के गुण। शेरशाह की जगह शायद कोई और होता तो हार मान सकता था, लेकिन एक तरफ देखिए हुमायूं था, एक तरफ उसको अफ़गानों को भी इकट्ठा करना था और मुग़लों को भी हराना था। तो इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण कोई एक कुशल प्रशासनिक व्यक्ति ही कर सकता है। तो धीरे धीरे उसने बिहार और बंगाल के संसाधनों को ऐसे करके प्राप्त कर लिया। अब इसकी स्टार्टिंग विक्ट्रीज़ हम देखते हैं, प्रारंभिक विजय कैसे। 1529 में इसने बंगाल के नुसरत शाह को हराया और हज़रत आला की उपाधि ले ली। हज़रत आला का टाइटल लेता है यहाँ पर ये। 1530 में चुनार का किला इसको मिल गया विवाह करने से, जो मैंने बताया आपको। और 1534 में जो इसकी सूरजगढ़ की विजय थी, उसने 4 चांद लगा दिए इसकी विजयों में, क्योंकि इससे काफ़ी इसको धन भी मिला और मान सम्मान में भी वृद्धि हुई और बंगाल पे इसका एक तरह से स्थायी अधिकार हो गया। ये हुमायूं के वीडियो में मैंने सूरजगढ़ की इसकी विजय डाली हुई है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। देन इसके बाद इसने 2 और इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी जिससे ये भारत का सम्राट बना। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में, पिछले वीडियो में हुमायूं में देखिएगा, मैंने बताया था। एक्चुअली में ये जो युद्ध थे ना, ये शेरशाह के लिए तो इम्पॉर्टेंट थे ही, ये हुमायूं के लिए भी डिसाइडिंग फैक्टर थे। क्यों? क्योंकि चौसा के युद्ध में हारने के बाद हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो देखा जाए तो मनोस्थिति अगर देखी जाए तो शेरशाह की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हुमायूं युद्ध में हारा तो था, उसका मनोबल भी टूट गया था। और इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि ली। ऑफिशियल शेरशाह इसको यहीं से कहा गया। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का जब युद्ध हुआ तो 1540 में दिल्ली का सिंहासन शेरशाह को मिल गया। देन 1540 AD में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह ने कर दी। अब इसके बाद 54 वर्ष की उम्र में भाई साहब ये गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली का तख्त इनको मिला। लेकिन तख्त मिलने के बाद इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया जो अक्सर पिछले सुल्तान नहीं करते थे। इसने उत्तर पश्चिमी सीमा को फिर से एक बार चौकस करने का निर्णय लिया। कैसे भाई? क्योंकि मुग़लों का प्रवेश वहीं से हो सकता था, तो इसने मुग़लों के जो सबसे प्यारे दोस्त थे गख्खर, उन पर अटैक किया और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर रोहतासगढ़ का एक मजबूत किला बनाया तोपों से लैस, ताकि मुग़ल अब दोबारा एंट्री ही ना ले पाएँ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से। और कहते हैं कि ये करने के बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पर अब शेरशाह का कब्ज़ा था। मतलब शेरशाह अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो पूरे उत्तर भारत पर राज कर रहा था और सबसे ताकतवर साम्राज्य था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। देन 1542 ईस्वी में इसने मालवा को भी जीता। मालवा को जीतना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से इसको धन संपदा तो मिलनी ही थी, प्लस मालवा की नज़र बाकायदा दिल्ली पर रहती थी। इसी दौरान इसने रायसेन के किले को भी जीता 1543 में। रायसेन के राजा पूरनमल की जो हत्या इसने करवाई, ये शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक की तरह है। कई इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि भी की है, क्योंकि पूरनमल ने शेरशाह को पास होने के लिए पूरी रास्ता दे दी थी निकलने के लिए, लेकिन धोखे से फिर शेरशाह के सैनिकों ने पूरनमल और उसके सैनिकों पर हमला किया और फाइनली यहाँ की महारानियों ने और रानियों ने जौहर कर लिया और पूरनमल लड़ते हुए मारे गए। 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव को भी शेरशाह ने हराया। यहाँ इसने कूटनीति का सहारा लिया। दरअसल ये लड़ाई इसने जीती समेल की लड़ाई से, लेकिन समेल की लड़ाई के कुछ दिन पहले शेरशाह ने कुछ चिट्ठियाँ, कुछ पत्र जहाँ इनका शिविर लगा था मारवाड़ के शासक का, वहाँ पर फिकवा दिए और उसमें ये लिखवा दिया कि कुछ राजपूत शासक जो हैं वो शेरशाह से गठबंधन कर रहे हैं, पैचअप कर रहे हैं। इस वजह से राजपूतों में फूट पड़ गई।
फिर भी 10,000 की राजपूत टुकड़ी में, जिसमें जैता और कुप्पा दो बड़े वीर सैनिक थे, इन्होंने अफ़गान की सेना पर ज़बरदस्त हमला किया और कहते हैं कि अफ़गानों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसे समेल की लड़ाई कहते हैं। हालांकि राजपूतों की हार हुई और राजस्थान का भाग्य यहाँ से तय हो गया, लेकिन शेर शाह राजपूतों के शौर्य को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और यहाँ शेर शाह ने कहा भी था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खोने वाला था। मतलब कि इस राजस्थान को जीतने के चक्कर में, मारवाड़ को जीतने के चक्कर में शायद मेरे हाथ से पूरा हिंदुस्तान निकल जाता। खैर, इसके बाद शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ यानी चित्तौड़ को भी जीता और विदिन 10 मंथ्स इसने पूरे राजस्थान को रौंद डाला। अंतिम अभियान इसका था कालिंजर पर 1545 में। यहाँ का राजा कीरत सिंह था। काफ़ी मजबूत किला था ये और बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता था इसे। कहते हैं कि यहाँ पर उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चलाया जा रहा था शेरशाह की तरफ से, लेकिन एक तोप का गोला शेरशाह के बाजू में आकर फट गया एंड शेरशाह बुरी तरह उससे घायल हो गया एंड शेरशाह की फिर मृत्यु हो गई। हालांकि मृत्यु होने से पहले शेरशाह ने कालिंजर के किले को जीतने की जो न्यूज़ थी वो सुन ली थी। यहाँ पर दो बातें और इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर कई लोग मिस कर देते हैं, ये आपको बताना ज़रूरी है। क्यों बताना ज़रूरी, बताता हूँ। पहली बात, मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राज्यों से राजाओं को वंचित नहीं किया गया। मारवाड़ को क्यों छोड़कर? क्योंकि मारवाड़ हमेशा से शक्तिशाली रहा, दिल्ली और आगरा के लिए खतरा बना रहा और बंगाल तथा दूरस्थ सूबों की देखरेख के लिए शेर शाह ने संपूर्ण बंगाल को सरकार में बांट दिया। मतलब जो दूरस्थ प्रांत होते थे जैसे बंगाल, और एक सरकार शिकदार के अधीन होती थी और शिकदार की देखभाल के लिए होता था, शिकदार की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी होता था जिसे कहते थे अमीर ए बंगाल। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रिफॉर्म्स ऑफ द शेर शाह। तो रिफॉर्म्स ऑफ द शेर शाह सूरी में सबसे पहले देखिए इसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पहली बात ये है कि अत्यंत केंद्रीकृत शासन था इसका और यही आगे जाकर सूर्यवंश के पतन का कारण बना। देखिए, 54 वर्ष की उम्र में संपूर्ण प्रशासन अपने हाथों में रखना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए अत्यंत योग्य होना भी ज़रूरी है। अगर आप इतने योग्य नहीं होंगे, अगर आप इतने योग्य हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं होंगे तो आगे जाकर भाई बड़ी दिक्कत का सबब है। और यही हुआ। शेरशाह के मरने के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा केपेबल ऑफ नहीं थे कि वो इस अत्यंत केंद्रीकृत शासन को संभाल सकते थे। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिनिस्टर्स का एग्जांपल लीजिए। मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। जैसे मुग़लों के टाइम पे मंत्रियों को काफ़ी स्वतंत्रता थी, शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था। ऐसा नहीं था कि मुग़लों के टाइम पे शासक स्वयं नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर शासक ज़रा ज़्यादा ताकतवर होता था। आप इसको बलबन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो संपूर्ण साम्राज्य जो था इसने 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रांत सबसे बड़ी इकाई होता था, सूबेदार होता था जिसका मुखिया, उसके बाद सरकार होती थी, इसे जिला कहते थे। इसमें 2 अधिकारी होते थे, शिकदार ए शिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान। इसके बाद परगना होता था। परगना में कुछ अधिकारी होते थे जैसे शिकदार। अब इस शिकदार का काम होता था शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुंसिफ, इसका काम होता था दीवानी, भूमि माप को देखना। फौतदार, इसका काम होता था खजांची का। और सबसे लास्ट में होता था कारकून, इसका काम होता था हिसाब किताब देखना, एक तरह से खजांची की हेल्प करना। सबसे छोटी इकाई जो होती थी प्रांत की वो होता था गांव या विलेज। इसमें शेरशाह ने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें चौकीदार, पटवारी और प्रधानों को नियुक्त रहने दिया गया। आगे बढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी शेरशाह का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था। इसने रैयतवाड़ी सिस्टम को अपनाया। रैयत का मतलब किसान होता है, आपको पता ही होगा। किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया गया
और अलाउद्दीन खिलजी की ही तरह मीडिएटर्स को थोड़ा निगलेक्ट किया गया, जैसे खुद मुकद्दम चौधरी हुआ करते थे। यहाँ पर मैं एक राजा का नाम लूँगा, राजा टोडरमल, जिन्होंने शेरशाह को इसमें काफ़ी सहायता दी। आगे जाकर ये अकबर का राजस्व विभाग भी देखते थे। तो सीधा संपर्क स्थापित किया गया। तो क्या किया गया, ये जो रैयत वाली व्यवस्था थी, याद रखिएगा, मुल्तान को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू थी। मुल्तान में क्यों नहीं थी? क्योंकि मुल्तान में दरअसल क्या था, कबीलाई संस्कृति थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ इसको लागू करना थोड़ा सा संभव कम था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे और कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार किया जाता था। तो ये आज भी हमारे यहाँ चलता है, किसानों को बहुत सारे नई नई स्कीम्स के थ्रू लिखित पत्र दिए जाते हैं। देन अरे वाह, सड़कें तो मैं आपको बताना भूल ही गया था। इसने दो काम किए सड़कों के लिए। एक तो इसने डेवलप्ड मैनी रोड्स, कई नई सड़कें इसने बनाई, और दूसरा इसने पुरानी सड़कों को रिपेयर भी किया। ये इसके लिए एक अचीवमेंट वाली बात है। आप देखिए 4 सड़कें इसकी जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। एक तो बंगाल से सोनारगांव, दिल्ली, लाहौर, पेशावर तक जाती हुई, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। एंड देन इसके अलावा एक है आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, और चौथी है लाहौर से मुल्तान। आप इस मैप में देख सकते हैं, देखिए मैंने मैप लिया है नेट से। आप ये देखिए, बंगाल में ये ढाका के पास सोनार गांव है, यहाँ से सड़क शुरू होती हुई जा रही है और ये दिल्ली होते हुए लाहौर क्रॉस करते हुए आगे तक पेशावर तक चली जाती है। तो इस मैप को देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको ये मैप और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दिख रहा होगा, ये ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जा रहा है मैप, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सड़कें थी। सड़कें याद रखिएगा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, सड़कों के साथ साथ इसने सरायों का भी निर्माण करवाया था। अभी मैं ज़रा मुद्राओं के बारे में बता दूं, फिर आपको सरायों के बारे में बताता हूँ। मुद्रा व्यवस्था इसकी नवीन थी। शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया इसने, रुपया 180 ग्रेन का, और इसके लिए इसने पूरे साम्राज्य में लगभग 23 टकसालें लगवाई थी। तांबे का सिक्का भी चलाया, दाम जिसे कहते थे, 380 ग्रेन का होता था। और सैनिकों को ये याद रखिएगा, ये इसने इसलिए करवाया ताकि सैनिकों को नकद वेतन दे सके। दाग हुलिया सिस्टम इसने भी लागू किया, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में लागू किया था। स्थापत्य कला की बात करें तो सासाराम बिहार में पूरे मिडिवल हिस्ट्री में इकलौता शासक है जिसने, याद रखिएगा, स्वयं का मकबरा अपने मरने से पहले ही बनवा लिया। कनिंगम महोदय एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको ताजमहल से भी सुंदर बताया है। मध्यकाल में इकलौते शासक हैं ऐसा करने वाले। रोहतासगढ़ का किला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्होंने एक नवीन शहर भी बसाया, इसको शेर सूर कहते हैं, कन्नौज के पास है ये। दिल्ली में पुराना किला इन्होंने बनवाया, जो दीने पनाह शहर है ना, उसी को पुराना किला कहते हैं वहीं पर। अब्बास खां सरवानी एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि शेरशाह जो थे वो बुद्धिमत्ता में दूसरे हैदर अली थे, हैदर थे। तो मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पर वो बात रह गई, मुद्राओं की बात आ गई थी एक्चुअली में। मैं आपको बताना चाह रहा था, इसने पूरे साम्राज्य में अपने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। आप सरायों को ढाबे, मोटेल्स या होटल से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें सरायों में हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी, और उनके धार्मिक कार्यों की, ख़ास तौर पर धार्मिक उनके रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाता था। और कहते हैं कि जो 1700 सराएँ थीं, ये पूरे राज्य की धमनियाँ थीं, एक साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थीं। तो इस वजह से शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गया। और आगे चलकर आप ये देखिए एक एग्जांपल के तौर पे कि शेरशाह का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी कम था। अब देखिए 1540 से लेकर ये 45 तक गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन अगर हुमायूं चाहता तो 46 में ही हिंदुस्तान को जीत लेता। ऐसा तो नहीं हुआ, चूंकि शेरशाह का प्रशासन इतना मजबूत था कि हुमायूं को अगले और 10 साल लग गए अफ़गानों को हराने में। तो थैंक यू सो मच। ये शेरशाह के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, और जो भी ना समझ में आए मुझे मैसेज कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।